तो ख्याति हम देखेंगे आज के टॉपिक में। ख्याति इंग्लिश में इसे गुडविल कहते हैं और ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, जैसा कि हम कक्षा 11वीं में पढ़े हैं, जिस पर व्यवसाय के स्वामी का अधिकार होता है। एक सुव्यवस्थित व्यवसाय को कुछ समय पश्चात उसकी प्रतिष्ठा और विस्तृत संबंधों का लाभ प्राप्त होने लगता है। ऐसे लाभों के मौद्रिक मूल्य को ही ख्याति कहते हैं। एक व्यापारी, एक बिजनेस जो सुनाम कमाता है, उस सुनाम को ही, उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम ख्याति कहते हैं। जैसे एक व्यापार में संपत्तियां हैं और दायित्व हैं, तो मान लेते हैं कि संपत्तियों का जो मूल्य है वह 2 लाख रुपए है और उसी व्यापार का दायित्व भी है कुछ, तो मान लेते हैं कि 50,000 दायित्व है। इस व्यापार को कोई खरीदता है तो उसे 2 लाख रुपए की संपत्तियां खरीद रहा है और साथ में 50,000 रुपए की दायित्व भी खरीद रहा है। तो उसका जो क्रय मूल्य होना चाहिए वह 1,50,000 रुपए उस व्यापार को दे करके वो खरीदना चाहिए था। लेकिन यदि वह 1,50,000 रुपए से अधिक चुका करके यदि उस व्यापार को खरीदता है क्रेता, तो जो भी वह अधिक चुकाएगा वह होगा गुडविल, ख्याति कहलाएगा वो। तो इसका मतलब जो वास्तविक व्यापार का मूल्य हो रहा है उससे अतिरिक्त जो भी मूल्य वो चुका रहा है, जो भी मूल्य व्यापार का कहलाएगा, फर्म का जो वैल्यू होगा वही कहलाएगा ख्याति। और ये ख्याति जो है वो एक अमूर्त संपत्ति है, लेकिन इसको तुलन पत्र में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो हम देखेंगे ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, किसी व्यापार की ख्याति को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रत्येक व्यापारी का तो नाम होता नहीं है, किसी का अच्छा नाम होता है, किसी का नाम अच्छा नहीं होता है, व्यापार नाम नहीं कमा पाता है। तो क्या वो घटक हैं, क्या वो तत्व हैं जो एक व्यापार के ख्याति को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्यापार का स्वरूप का अर्थ यह है कि बड़ा व्यापार है कि छोटा व्यापार है। व्यापार यदि बड़ा होगा तो उसके ज़्यादा ग्राहक होंगे, वस्तुओं के निर्माण को वो नियंत्रित कर पाएगा और ग्राहकों के जो समस्याएं हैं उसको अपने स्तर पर वो हल कर पाएगा। तो व्यापार का स्वरूप एक ऐसा तत्व है जो व्यापार के ख्याति को प्रभावित करता है। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठेले वगैरह वाला, अब उनकी क्या ख्याति होगी, वो आज आ रहे हैं बेचने के लिए, कल वो नहीं आएंगे, तो उनका कोई स्थायी ग्राहक नहीं होते हैं। लेकिन यदि स्थायी स्वरूप है, एक जगह पर वो नियमित रूप से उसका दुकान या शॉप है या कोई व्यापार है जो एक स्थान पर स्थायी रूप से है, तो ग्राहक उसके स्थायी होंगे, वह उस स्थान पर उसके ग्राहक नियमित आएंगे और उनको जो भी समस्याएं होंगी उस समस्या को वो सूचित भी करेंगे। लेकिन अस्थायी है स्वरूप, जैसे कोई ठेले वाला है, कोई सड़क किनारे बेच रहा है, या अस्थायी रूप से उसका आज व्यापार गुदरीपारा में लग रहा है या कहीं और लग रहा है, तो फिर दूसरी जगह स्थान पर वो बदल दे रहा है, दूसरे पारा या टोला में लग रहा है। तो इस तरह से अगर ऐसा होता है तो ख्याति जो है उसका प्रभावित होगी। फिर हम दूसरा देखेंगे स्थान, किस स्थान पर है, वह स्थान ग्राहकों के पहुंच पर है कि नहीं है। ग्राहक आसानी से, जैसे कोई सेंट्रल लोकेशन है, किसी शहर का कोई चौक है, मध्य है, वहां पर उसको आने जाने में कोई असुविधा नहीं है, मतलब चहल पहल रहती है, आवागमन के साधन उपलब्ध हैं, तो ऐसे स्थान पर यदि व्यापार स्थित है तो उसका ख्याति है वह जल्दी वो सुनाम अर्जित करता है। बजाय इसके कि अगर कोई व्यापार है लेकिन वो बहुत दूरस्थ या दुर्गम्य स्थान पर है, वहाँ आने जाने के इतने साधन नहीं हैं और साथ ही साथ चहल पहल नहीं रहती है, थोड़े ही समय बाद वहाँ पर मंचलों का या शराबियों का, गंजीड़ियों का वहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्थान पर यदि कोई पूजा पाठ का भी अगर वो दुकान खोला है सामग्री बेचने का, तो वहाँ पर भी ग्राहक जो बढ़ेंगे नहीं और ख्याति, उस व्यापार की ख्याति जो है वो प्रभावित होगी। विपरीत फिर हम देखेंगे प्रबंध की निपुणता, बात करने का कौशल और किस तरह से वह ग्राहकों का ध्यान रखते हैं। जैसे आप देखे होंगे कुछ ऐसे शॉप होते हैं, जैसे ग्राहक आ रहा है तो उसका स्वागत में वो चाय मंगा देंगे या शरबत मंगा देंगे और उनको बैठने के लिए कहेंगे, आराम करने के लिए कहेंगे और जो भी उनकी मांग है उसको पहले ले लेंगे, उसके बाद घर पहुंच सेवा भी उन्हें प्रदान करेंगे। बात करने में की कुशलता, तो किस प्रकार से एक व्यापारी व्यापार को मैनेज करता है, उसकी निपुणता कैसी है, वो कितना स्किलफुल है। समस्त व्यापारियों में ये गुण नहीं होते हैं।
उनकी आवाज़ कैसी है, कर्कश है क्या, वो किस तरह से मधुरता से बात करते हैं। तो जैसी वो प्रबंध निपुणता होगी, जितना अधिक निपुणता होगा स्वामी में, उसके संचालक में, वो ख्याति उतनी जल्दी वो अधिक अर्जित करेगा। और इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो यदि वाक्पटुता नहीं है, स्पष्ट आवाज़ नहीं है, तो इस तरह से वो जो निपुणता है, अगर उस तरह की कमी आती है, बार बार वो भूल जाता है कि ग्राहकों को उसने सामान को नगद उसने दे दिया है कुछ, और उसका हिसाब किताब बराबर नहीं रहता है, तो ऐसी जो निपुणता अगर नहीं है उसमें प्रबंध का, व्यापार को चलाने की, अगर मान लीजिए किसी ग्राहक के कोई मांग के अनुसार सामान नहीं भी है, तो वह क्या करता है कि मैं अभी 1 घंटे में पहुंचा दूंगा, या वो कहीं से उसको व्यवस्थित करता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं प्रबंध निपुणता या उसके प्रबंध कौशल को ही दिखाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति कैसी है, बाजार की स्थिति सही है, यानी जैसे अभी जैसे कोविड का समय चल रहा है, तो बाजार की स्थिति, लॉकडाउन हो जाता है, या माल की आपूर्ति नहीं है, मांग नहीं है, लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन चूंकि वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो यह बाजार की स्थिति अच्छी का अर्थ यह है कि ग्राहक जो है उस वस्तु की मांग को अधिक कर रहे हैं, और सप्लाई भी, पूर्ति भी उसी समान उपलब्ध है। तो बाजार की स्थिति कैसी है, मंदी की स्थिति है क्या, या समान है। और बाजार की स्थिति यदि अच्छी होती है, कहने का मतलब है कि ग्राहकों की संख्या बराबर उपलब्ध है और समस्त व्यापारियों को वस्तुओं को बेचने में समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, क्या ख्याति के मूल्य को यह प्रभावित करेगा। फिर हम देखते हैं एक विशेष लाभ है ना, विशेष लाभ ग्राहकों को कुछ सुविधाएं, जैसे बड़े शहरों में मॉल होते हैं या सुपरमार्केट होते हैं, तो वहाँ पर सामान को चुनने का अवसर, सामान को अपने विकल्पों को चुन सकते हैं, और साथ ही साथ उसको सामान को एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक ट्रॉली की व्यवस्था होती है, ताकि उनको ढो करके, झोला को ले करके, अपने सामान को ले करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में दिक्कत ना हो, उसमें चक्के लगे होते हैं। फिर साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था, टेलीफोन की व्यवस्था कि लोकल टेलीफोन कर सकते हैं, अगर बच्चे हैं उनके साथ तो उनके लिए एक कॉर्नर रहता है, वहाँ पर वो बच्चों को बैठा सकते हैं, जहाँ पर वो गेम और ये सारी चीज़ें खेल करके वो बिजी रह सकते हैं, जब तक कि पेरेंट्स जो है बाजार कर लेता है। और भी दूसरी चीज़ें, म्यूज़िक वगैरह का, और साफ़ सफाई, और इस तरह से पैकिंग की सुविधा उनकी तरफ से, और कंप्यूटराइज बिलिंग की सुविधा। तो विशेष लाभ इस तरह से अगर ग्राहकों को प्रदान किए जाते हैं, तो वो ख्याति को प्रभावित करते हैं, और ग्राहकों का भरोसा ऐसे स्थानों पर अधिक रहता है कि यहाँ का जो सामान होगा वो क्वालिटी वाला होगा, क्योंकि पैकिंग होता है, लूज सामान नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें विशेष लाभ है, वो ख्याति के मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो अब हम देखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, कि ख्याति की, जैसे अभी हमने देखा, संपत्तियों का मूल्य दायित्व का मूल्य से अधिक पूंजी विनियोजन निकल आता है। तो जो भी पूंजी विनियोजन होगी उससे अधिक यदि व्यापार के मूल्य का, फर्म का मूल्य यदि होता है, तो वो अतिरिक्त मूल्य ही ख्याति कहलाता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता, संपत्तियों का, दायित्वों का मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जब सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जिसको हम पुनर्गठन में ही शामिल करते हैं, साझेदारों के पुनर्गठन को ही हम इसे कहते हैं कि लाभ विभाजन अनुपात पूर्व में कुछ और था और अब उनका परिवर्तन होकर के कुछ और हो गया। जैसे मान लेते हैं कि 3 साझेदार हैं, उनके मध्य 3-2-1 का अनुपात था, ऐसा हम एक उदाहरण ले रहे हैं। अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब इसको समान कर दिया जाएगा, तो परिवर्तन हुआ, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया। तो इस स्थिति में उन्हें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम देखेंगे नए साझेदारों के प्रवेश। अगर कोई साझेदार नया प्रवेश करता है तो प्रवेश करने की पूर्व ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, अर्थात साझेदारों का जो पुराने फर्म है उनके संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। फिर हम देखेंगे साझेदारों के रिटायर होने पर जिस तरह से प्रवेश होता है उसी तरह से साझेदार रिटायर भी होंगे, तो रिटायर के समय ख्याति के मूल्यांकन किया जाएगा। फिर साझेदार के मृत्यु हो जाने पर, यदि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और साथ ही साथ ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाएगा, और जो साझेदार की मृत्यु हो रही है उसमें उसका ख्याति का हिस्सा उत्तराधिकारी को चुकाया जाएगा फर्म के द्वारा। फिर इसी तरह से फर्म का विघटन यदि होता है तो उस स्थिति में भी ये सारा जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम पुनर्गठन कहलाएंगे, इसको हम साझेदारों का पुनर्गठन। और साझेदारी के फर्म का एकीकरण भी है जो आपके कोर्स में नहीं है। साझेदारों के फर्म का एकीकरण मतलब 2 साझेदारी फर्म है और दोनों को मिला करके एक नया फर्म का गठन किया गया है। तो इस तरह से
इस स्थिति में भी पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी संपत्तियों और दायित्वों का, और साथ में ख्याति की गणना भी। तो अब हम देखेंगे ख्याति की प्रकृति के आधार पर उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो है वो है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, इसको चूहे के प्रकार की ख्याति, क्योंकि चूहे की जो प्रकृति होती है कि आज यहाँ है, कल कहीं और है, कल कहीं और है, वो अपना घर बना करके रह सकता है, मतलब स्थायी नहीं होता है, और कभी एक जगह होता है, कभी फिर दूसरे जगह होता है। तो इसी प्रकार से है किसी व्यापार की सुनाम है, यह आकस्मिक घटना कोई घटित हुई और उसका नाम बढ़ गया और वो बिजनेस का नाम हो गया, लेकिन वो नाम जो है कुछ ही समय के लिए रहा, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ उस सुनाम का। तो इस प्रकार की ख्याति को हम बोलेंगे आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। जैसे मान लीजिए कोई हो गया, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट या किस तरह से कोई कार्यक्रम हो गया, उसके बगल में आपका दुकान है, तो उस कॉन्सर्ट के लिए वो जो दुकान है वो उसको 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए ही वो एक तरह से प्रचलित हुआ और उसका लोग उसको जाने, लेकिन उसके बाद फिर वो खत्म हो गया वो प्रोग्राम, और उसके बाद फिर उस दुकान को कोई नहीं जान, मतलब वो ख्याति उसकी उस पूर्व के समान हो जाती है। तो इस प्रकार की ख्याति को हम बोलेंगे आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। फिर हम देखेंगे एक संस्थागत ख्याति होती है। संस्थागत ख्याति मतलब एक व्यापार का एक नाम होता है और वह नाम उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ होता है, भले ही उसके वर्कर बदल जाएं, उसके स्वामी बदल जाएं, लेकिन वो जो संस्था है उसका एक नाम है। इस प्रकार के ख्याति जो होती है उसको संस्थागत ख्याति या बिल्ली के प्रकार की स्वाख्याति कहते हैं, क्योंकि बिल्ली एक जगह पर यदि घर बना लेता है तो फिर वो वहां से जल्दी छोड़ करके नहीं जाता है। उसकी ये प्रकृति होती है कि वहीं पर वो रहेगा, अपना परिवार और व्यवहार बढ़ा लेगा, लेकिन उसको आप कितना भी भगाइए, डराइए या जो भी करिए, लेकिन वो उतना जल्दी उसको छोड़ करके नहीं जाता है। तो इसीलिए इसे बिल्ली के प्रकार की ख्याति कहते हैं। ये संस्थागत ख्याति होती है। संस्था की ख्याति, ग्राहक उस संस्था के नाम से वह आता है और उस वस्तु को खरीदता है कि यहाँ की वस्तु है, ओसवाल एंड सन्स, या इस तरह से वो दुकान के नाम से या उस संस्था के नाम से, उस कंपनी के नाम से वह सामान को खरीदता है। जैसे गोदरेज वोदरेज का सामान खरीद रहे हैं या फिलिप्स का कोई सामान खरीद रहे हैं, तो इस तरह से वो संस्थागत ख्याति कहलाएगी। ख्याति के उसमें देखें बार में, तो सबसे ज्यादा अधिक मूल्य जो है वो संस्थागत ख्याति की ही होती है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो मूल्य है, ये बार जो है सबसे बड़ा है, वह संस्थागत ख्याति की है। फिर हम देखेंगे अंत में कुत्ते के प्रकार की ख्याति। कुत्ते के प्रकार की ख्याति को हम व्यक्तिगत ख्याति कहते हैं, क्योंकि कुत्ते की जो प्रकृति होती है वो अपने स्वामी के साथ रहता है, स्वामी जहां जाता है कुत्ता वहीं चला जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि वो जो दुकान है उस दुकान के स्थान से उसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह स्वामी जो उस दुकान को संचालित कर रहा है, वह जहां भी जाता है उसकी ख्याति उसी के साथ चली जाती है। पहले वह शहर के किसी और भाग में था, तो अब वो स्थान बदल करके वो किसी और चौक में चला गया अपने दुकान को लेकर, तो उसके पूरे ग्राहक वो अपने साथ वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहीं से वो सामान को खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार की ख्याति को हम कहेंगे व्यक्तिगत ख्याति। तो इसकी जो मूल्य होता है वो संस्थागत ख्याति से थोड़ा कम, लेकिन आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति से अधिक होती है। तो सबसे कम जो मूल्य है वो आप देख पा रहे होंगे, वह चूहे के प्रकार की ख्याति की होती है, जो आकस्मिक घटना के कारण ख्याति हुई है, वह कुछ ही समय के लिए वह अस्थायी ख्याति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ख्याति का मूल्यांकन में ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें, कहता है। तो इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे औसत लाभ विधि के द्वारा। 3 प्रकार की विधियां होती हैं, एक होता है औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, फिर एक होता है पूंजीकरण विधि। 3 प्रकार के ख्याति के मूल्यांकन की विधियां होती हैं। तो हम 2 विधियों को देखते हैं और नेक्स्ट हम अगला विधि को देखेंगे। तो ये औसत लाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्रय वर्ष जो है वो 4 वर्ष हैं, 2002, 2003, 4, 5, 6 का दिया हुआ है और ये लाभ दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं और सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है विभिन्न वर्ष और वर्षों के लाभ। तो सबसे पहले हम वर्ष लिख लेते हैं, 2002, 2003, 4, 5 और 6 क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 40, 50, 60, 50 और 60,000, ये सभी लाभ हैं। तो इन सभी का योग करेंगे तभी हम औसत निकालेंगे इसका। उन सभी वर्षों का हम यहाँ लिख दिए 40, 50, 60 और इस सभी का हम योग कर देंगे टोटल करने पर आएगा 2,60,000। अब चूंकि जब हम इसका औसत निकालेंगे तो यहाँ पर लाभ का कुल योग बटे वर्ष, कितने वर्ष हैं यहाँ पर, तो 5 वर्ष हैं। तो ये 2,60,000 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा औसत लाभ।
हमें यहाँ पर 2,60,000 में भाग लगाना होगा 5। अब ये 5 कहाँ से आया? ये 2002 से 3, 4, 5, ये जो वर्ष हैं ये 5 हैं, इसलिए हम इसे भाग लगाएंगे 5 से। 5 से भाग लगाने पर औसत लाभ आ जाएगा 52,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ख्याति का मूल्य 4 वर्षों के क्रय के बराबर है। तो औसत लाभ हम निकाल चुके हैं 52,000। अब ख्याति का मूल्य बराबर औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। तो क्रय वर्ष यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे ख्याति का मूल्य बराबर औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। क्वेश्चन में 4 वर्ष दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर 52 गुणे 4 वर्ष तो आएगा 2,08,000 रुपए। ये हो गया ख्याति का मूल्य, और इस विधि को कहेंगे हम औसत विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। अगला हम देखेंगे, ये 2,08,000 ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखेंगे, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर माने लाभ के प्रतिशत वह है 15%। तो विनियोजित पूंजी 2 लाख और उस पर जो लाभ का अनुमानित दर है वह 15% है। और वर्ष 2002 के दौरान फर्म में 48,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। अधिलाभ यहाँ निकालना है। अब अधिलाभ जो है वह जो वास्तविक लाभ है, यदि वो अनुमानित लाभ से अधिक है तो उस अतिरिक्त लाभ को ही हम अधिलाभ कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 लाख रुपए की विनियोजित पूंजी दी हुई है। तो सबसे पहले हम अधिलाभ का सूत्र लिख ले रहे हैं। अधिलाभ बराबर क्या होता है? जो अधिलाभ का क्रय वर्ष कर रहा है वो क्वेश्चन में, तो अधिलाभ जो होता है वह वास्तविक लाभ, जो वास्तव में लाभ हुआ है वह अनुमानित जो सामान्य लाभ था, जो उस तरह के व्यापार के द्वारा अनुमानित था, 15% था वो, और कितना उसने वास्तव में कमाया। तो वास्तव में जितना अधिक कमाया अनुमानित से, वह उसका अधिक जो अतिरिक्त मूल्य होगा वही वास्तविक मूल्य लाभ का सामान्य या अनुमानित लाभ के ऊपर आधिक्य जो है वही कहलाएगा अधिलाभ। पर हमें वास्तविक लाभ जो है वो 48,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जहां सामान्य लाभ बराबर 2 लाख रुपए विनियोजित पूंजी थी, तो विनियोजित पूंजी गुणे 15%, सामान्य लाभ का प्रत्याय 15% क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सामान्य लाभ का दर है वो 15% हम लगाएंगे। तो विनियोजित पूंजी यहाँ पर है 2 लाख रुपए, और 2 लाख का हम 15% यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 30,000 रुपए। तो यहाँ पर हम अधिलाभ का सूत्र में हम लगा सकते हैं, क्योंकि वास्तविक लाभ या औसत लाभ जो क्वेश्चन में दिया हो, तो वास्तविक लाभ जो है वो 48,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम 48,000 वास्तविक लाभ में से 30,000 रुपए का जो अनुमानित या सामान्यतः जो लाभ होता है दूसरे उसी तरह के व्यापारियों के द्वारा, वह है 30,000 रुपए। तो यहाँ पर अधिलाभ हो गया 18,000 रुपए। हमने आधिक्य प्राप्त किया, यही है अधिलाभ। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 48,000 उसको वास्तविक लाभ हुए थे, तो 48,000 हम ऑलरेडी यहाँ वास्तविक लाभ में रख चुके हैं। अब हमें यहाँ रखना है ख्याति की राशि। ख्याति की राशि जब हम निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे हम अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष की संख्या। तो अधिलाभ यहाँ पर हमने गणना करके ज्ञात किया 18,000 रुपए, और क्रय वर्ष जो है वह 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हम 18 दिया 54, तो यहाँ पर हो गया 54,000 रुपए ख्याति की राशि हो गई, ख्याति का मूल्य हो गया। तो इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है ये यहाँ पर डन है, और होपफुली समझ में भी आया दोनों विधियां, औसत विधि और अधिलाभ विधि। यह है इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एससीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो औसत लाभ विधि है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो अधिलाभ विधि है। पूंजीकरण की विधि हम अगले क्लास में करेंगे। जो HW है वह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ओके।